नमस्कार, मैं हूं नगमा। स्वागत है आपका इंडियाज वर्ल्ड में। मेरे साथ मौजूद हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन संजय जोशी। इस हफ्ते इंडियाज वर्ल्ड में हम ये देखेंगे कि पश्चिमी एशिया में क्या हो रहा है, वहां पर जो गतिविधियां हैं उससे दुनिया के दूसरे देशों पर किस तरह का असर पड़ेगा, जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें क्या बदलाव आएंगे। हम बात कर रहे हैं अरब इजराइल के रिश्तों की, और इसलिए क्योंकि यूएई और इजराइल के बीच में एक बहुत ही ऐतिहासिक समझौता हुआ है। और ये जो समझौता हुआ उसके बाद यूएई ऐसा पहला गल्फ खाड़ी का देश बना है जिसने कि इजराइल के साथ एक डील किया है, और तीसरा वो अरब देश है जिसने एक सामान्य रिश्ता इजराइल के साथ कायम किया है। और इसकी बहुत सख्त प्रतिक्रियाएं भी इस पर आई हैं ईरान से, टर्की से। और उसके बाद एक देखा जा रहा है कि जो खेमे वहां पर बटे हुए हैं वो और भी ज्यादा दूर होते चले जा रहे हैं। और सवाल ये उठता है कि यूएई जो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसने आखिर इजराइल के साथ ये डील किया क्यों, इससे क्या उसको हासिल है। संजय, पहले तो यही समझना चाहेंगे कि इसमें यूएई को किस तरह का फायदा है। यूएई ने आखिर ये जो डील है इस पर दस्तखत क्यों किया है, क्या जो अरब देश हैं और इजराइल है उनके बीच जो एक ऐतिहासिक जिस तरह के रिश्ते रहे, जो दुश्मनियां रही, क्या वो वाकई कम होती जा रही हैं, और अब जो सुन्नी और शिया ब्लॉक्स हैं उसमें जो बंटवारा है वो और तीखा हो रहा है। ये जो घटना हुई है इससे वास्तव में एक तरीके से जो पश्चिम एशिया की पूरी राजनीति है उसमें उबाल आ गया है। और जैसा कि आपने कहा कि एक तरफ ईरान है, एक तरफ तुर्की है, और दूसरी तरफ जो बाकी खाड़ी के देश हैं जिनमें यूएई है, सऊदी अरेबिया है, छोटे छोटे देश बहरीन वगैरह हैं। ये सब एक मैं कहूँगा एक ट्रायंगल बनता जा रहा है जो कि 3 सेंटर ऑफ पावर। हम अगर आपको याद होगा हमने पिछले वर्ष जब इंडियाज वर्ल्ड में डिस्कशन किया था तब हमने बात की थी कि कैसे शनै शनै एक तीसरा पोल, एक तीसरा ध्रुव इस पूरे पश्चिम एशिया में आगे बढ़ता आ रहा है। जहाँ बात हो रही कि कैसे एक जो ऑटोमन एम्पायर का पुराना खालीफेट था उसकी जो एक राजनीतिक वर्चस्व था, जियोपॉलिटिकल वर्चस्व था, उसको कैसे स्थापित किया जाए वो अर्दोगान निरंतर प्रयास में लगे रहे हैं। और अर्दोगान की जो सारी पॉलिटिक्स रही है जब से वो सत्ता में आए हैं वो यही रही है कि कैसे इस पूरे क्षेत्र पर वो फिर से तुर्की को एक की प्लेयर के रूप में आगे करें। तुर्की, आपको ख्याल रखना चाहिए कि काफी समय से यूरोप के साथ अलाइन चला आ रहा था, नेटो का सदस्य है, यूरोपियन यूनियन को भी ज्वाइन करने की उसकी बात हो रही थी। तो एक तुर्की का जो अपना एक राजनीतिक संघर्ष है उसका भी बहुत कुछ लेना देना है इस पूरी घटना को लेकर के। तो ये एक बहुत दिलचस्प मोड़ आया हुआ है जिसमें हम देख रहे हैं अभी जो तुरंत अगर आप देखते हैं तो जो ये घटना हुई है यूएई और इजराइल के बीच में जिसका अनाउंसमेंट राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है, ये वास्तव में जो इसे ब्रोकर बने हैं जारेद कुशनर की किंगडम ऑफ साउथ के बहुत नजदीक हैं और इनके दामाद हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, उनकी अहम भूमिका रही है इस पूरे प्रोसेस में। और ट्रंप ने इसकी घोषणा की, इजराइल और यूएई ने नहीं की, ट्रंप ने घोषणा की कि इन दोनों का जो है एक समझौता हो गया है। और यूएई ने भी आगे बढ़ करके कहा कि जी हाँ, हमारा समझौता हो चुका है। समझौते की कुछ अहम बातें हैं। अहम बातें यह हैं कि नेतन्याहू ने बोला है कि जो वेस्ट बैंक में वो एनेक्सेशन कर रहे थे, जो धीरे धीरे अपनी पैर जमा रहे थे, वहां सेटलमेंट्स कर रहे थे, उस पर टेम्पररी, ख्याल रहे, टेम्पररी रूप से रोक लगाई गई, परमानेंट नहीं है। तो एक तरीके से फेस सेवर रहा है ये, नेतन्याहू के लिए भी रहा है और यूएई के लिए भी रहा है। यूएई के लिए ऐसी स्थिति में इस समझौते पर साइन करना जब वेस्ट बैंक पर इजराइल लगातार कब्जा जमाते जा रहा था, अपने लोगों को बसाते जा रहा था, ऐसी स्थिति में अगर यूएई समझौता करता तो जो आम जनता है यूएई में, चाहे पूरे जो गल्फ खाड़ी एरिया में, उनमें बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट होता। तो यूएई को भी एक फेस सेवर मिला है, नेतन्याहू को भी फेस सेवर मिला है, और ट्रंप को एक बहुत बड़ी जीत इस मौके पर मिली है
इलेक्शन के ठीक पहले, कि उन्होंने जो लगातार कह रहे थे कि मैं समझौता कराऊंगा, मैं इस क्षेत्र में एक पीस लेकर के आऊंगा, शांति लेकर के आऊंगा। और मुख्य शांति का उद्देश्य क्या है? ईरान को इन देशों ने एक तरीके से अलग थलग करने का प्रयास किया है। अब ईरान के लिए जो जो ईरान के संबंध में पॉलिटिक्स है वो और गहराती जा रही है। तो ईरान के विरुद्ध वास्तव में ये हम एक संरचना बंदी देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में, जिसमें ये देश एक साथ मिलकर के आज कहते हैं कि ईरान हमारा मुख्य दुश्मन है, हमें ईरान को कंट्रोल करना है। और वही चीज यूएस कहता है, इजराइल कहता है, यूएई कहता है, सऊदी अरेबिया कहता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि ईरान में बार बार ये कहा गया है कि ये फिलिस्तीन के साथ गद्दारी है। ईरान के कट्टरपंथी अखबार, कट्टरवादी अखबार कायहान ने कहा कि यूएई ने अपने आप को ऐसा करके विरोध का वैध निशाना बनाया है। और ये बार बार कहा जा रहा है, ईरान ने भी कहा कि ये फिलिस्तीन के साथ गद्दारी है। टर्की की बात करें तो एर्दोआन तो कहते हैं कि शायद वो राजनयिक संबंध खत्म कर देंगे यूएई के साथ में। लेकिन यूएई का कहना है कि उसके राष्ट्रीय हित हैं, उसको देखते हुए उसने ये किया है। क्या इस समझौते का मकसद शक्तिशाली देश ईरान के खिलाफ गठजोड़ को मजबूत करना है, जैसा आप बता रहे थे? तो ये दो कैंप बढ़ जाते हैं, फिर ईरान का एक हो गया कैंप और ईरान के खिलाफ एक, ईरान जो है वो एक साझा दुश्मन है इन तमाम देशों का जिसके खिलाफ ये गुटबंदी हो रही है। जी, स्पष्ट तौर पर जो ये गुटबंदी हुई है ईरान के खिलाफ हुई है। ईरान को आप देख रहे हैं कि अमेरिका ने भी जब से न्यूक्लियर डील से पीछे हटा है, ईरान को लगातार कॉर्नर करने के लिए प्रयास अमेरिका ने किए हैं। और बहुत हद तक इजराइल ने उसका साथ दिया है। इजराइल का प्रेशर रहा है कि ईरान को कैसे अलग अलग किया जाए। तो मैं कहूँगा कि एक बड़ी विक्ट्री है उनके लिए, इजराइल के लिए। और जो लोग ईरान के विरुद्ध यहाँ पे काम करना चाह रहे थे, ईरान को कंटेन करना चाह रहे थे, उनके हाथ वास्तव में से शक्तिशाली हुए हैं। लेकिन इसके देखिए कुछ और रैमिफिकेशंस होते हैं आगे चल करके। और आप देख लें कि किसने इसकी कहा है कि बहुत अच्छी चीज हुई है, किस देश ने थोड़े अपने हाथ खींचे हैं। बिल्कुल कि देखते हैं क्या होता है। तुर्की का रिएक्शन आपने देखा, तुर्की ने इजिप्ट ने कहा है कि बहुत शांति लाएगा इस इलाके में, जाहिर सी बात है। तो देखिए यूएई, इजिप्ट का जात का सवाल है, सऊदी अरेबिया का अगर सवाल है, तो आप अगर पूरे क्षेत्र को देखें, लिबिया के संघर्ष को देखें, लिबिया में कौन देश किसके खिलाफ आज खड़ा है? तुर्की एक तरफ है, यूएई, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट एक तरफ है। एक तरफ वो हफ्तार को सपोर्ट कर रहे हैं तीनों देश, चारों देश। रूस भी यहाँ बड़ा दिलचस्प है, हफ्तार को सपोर्ट करता है। जो ईस्ट और वेस्ट का विभाजन हो चुका है लिबिया में, और लिबिया में एक जो शक्ति संघर्ष चल रहा है मिडिल ईस्ट का, बहुत बड़ा शक्ति संघर्ष चल रहा है, सीरिया में चल रहा है, लिबिया में चल रहा है। तो सब देश अपने को अलग अलग खेमों में पा रहे हैं यहाँ पे। और लिबिया की जो पॉलिटिक्स है, लिबिया की पॉलिटिक्स मेडिटेरेनियन को कंट्रोल करने की पॉलिटिक्स है कि मेडिटेरेनियन पर किसका कब्जा रहेगा। तुर्की चाहता है कि उसका वर्चस्व बराबर बना रहे। जैसा मैंने कहा कि अर्दोगान का प्रयास रहा है और उनका लगातार कोशिश रही है कि, और वो जो इलेक्शन अपने देश में जीते हैं, इसी बूते पर जीते हैं कि वो तुर्की को जो पुरानी जो इसकी एक संप्रभुता थी, जो एक ऑटोमन एम्पायर की ग्लोरी थी, उसको वापस लाएंगे। तुर्की जो एक बहुत बड़ा एक ऑटोमन एम्पायर का केंद्र था, जो पूरे एक तरीके से एक दुनिया पर राज करता था, एशिया पर राज करता था, यूरोप पर राज करता था, उसको वापस लेकर के आएंगे। ये उनका स्वप्न है। तो तुर्की जो आगे इस क्षेत्र में बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो एक तरफ तुर्की हो गया, एक तरफ ईरान हो गया, और एक तरफ बाकी अरब स्टेट्स हैं। तो यूरोप, अमेरिका की अगर आप देखें, तुर्की से रिलेशंस खराब चल रहे हैं। तुर्की और ईरान के आपस में संबंध आज सुधार के कगार पर हैं। कतार का इन देशों ने बहिष्कार किया हुआ है, जो गल्फ स्टेट्स हैं, बाकी गल्फ स्टेट्स हैं, कतार को अलग थलग किया हुआ है। तो कतार, ईरान, तुर्की एक तिकड़ी इनकी बनती है, जिनके साथ संबंध किसके अच्छे घने होते जाते हैं? चीन के और रूस के। तो वापस जो ये विसात बैठती है, अल्टीमेटली जो इसमें खेल हो रहा है, ये एक पावर स्ट्रगल चल रहा है, जिसमें चीन और अमेरिका दोनों काफी हद तक इन्वॉल्व हैं। रूस एक बड़ा प्लेयर है और चीन रूस की शय में, जैसा पिछली बार भी हमने कहा था, चीन बड़ा संभल के रूस की शय में रहते हुए इसमें पार्टिसिपेट करता है।
जी, और ईरान की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है, जिस तरह की चेतावनी आ रही है, ईरान का रुख क्या रहेगा? ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड जो हैं, उन्होंने चेतावनी दी है कि बहुत खतरनाक इसके परिणाम हो सकते हैं। ईरान ने साफ कहा है कि ये जो ऐलान जो अमेरिका में किया गया, जो ट्रंप ने किया, वो उनकी उम्मीदवारी को मजबूत करता है। किस तरह ये उनकी उम्मीदवारी को मजबूत करता है ट्रंप की? क्या फायदा ट्रंप को इस डील से इस समय? इजराइल की मौजूदगी इस इलाके में कैसे इससे बढ़ेगी? यानी कि जो उसका इस इलाके में फुटहोल्ड है पश्चिमी एशिया में, वो इससे किस तरह से मजबूत हो रहा है? ईरान के राष्ट्रपति रूहानी ने कहा है कि बहुत बड़ी गलती है, ट्रंप इसको डिप्लोमेटिक जीत बता रहे हैं। ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है कि आप खबरदार हो जाएं। ईरान की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया और इस इलाके में क्या और हलचल देखी जा सकती है, और इजराइल की पैठ यहाँ कैसे मजबूत हो रही है इससे? देखिए, इजराइल को तो लेजिटिमेसी, बहुत बड़ी लेजिटिमेसी मिली है इससे। और ये लेजिटिमेसी मिलने की वजह से क्योंकि जैसा आपने खुद ही बोला कि पहला अरब देशों में और खाड़ी के देशों में एक बहुत बड़ा जो यूएई का एक वर्चस्व रहा है, कंट्रोल रहा है। यूएई ने इजराइल का अगर साथ दिया है तो इजराइल के लिए वास्तव में एक बड़ी जीत, अमेरिका के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल का बहुत निकट का संबंध रहा है। इजराइल जो जूइश पॉलिटिक्स अमेरिका में, उसका एक अमेरिकी पॉलिटिक्स से बिल्कुल उसकी घुसपैठ है, एक बहुत पावरफुल लॉबी है वहां पे। तो सीधे सीधे ट्रंप को इसका फायदा मिलता है। नेतन्याहू भी इस वक्त कमजोर पड़ रहे थे, उनके विरुद्ध करप्शन चार्जेस चल रहे थे, वहां भी एक साझा सरकार चल रही है, तो नेतन्याहू को भी इससे थोड़ा बल मिलता है, उनके भी हाथ थोड़े मजबूत होते हैं। और ट्रंप को कहने के लिए इलेक्शन के पहले एक अच्छी विक्ट्री मिली है फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे, जहां सब कह रहे थे कि ट्रंप कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सब जगह इन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि सारे अलायंसेस अमेरिका के टूट रहे हैं, सारे गठबंधन टूट रहे हैं। तो ट्रंप के लिए कहने का मौका है कि देखिए, मैंने वादा किया था कि पश्चिमी एशिया में मैं शांति लाऊंगा, शांति के लिए मैंने कितना बड़ा काम कर दिया है। तो उनको एक टॉकिंग पॉइंट मिल जाता है, नेतन्याहू को एक टॉकिंग पॉइंट मिल जाता है। और वास्तव में अगर आप देखें तो यूएई और इजराइल के जो संबंध है, हालांकि उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रहे हों, लेकिन टेक्नोलॉजी के संबंध में, बिजनेस के संबंध में बहुत नजदीकी रिश्ता कई सालों से बराबर इनका बढ़ता चला हुआ था। और यूएई इजराइल के बीच में टेक्नोलॉजी संबंध, इन्वेस्टमेंट्स के संबंध काफी आगे तक बढ़ चुके थे। तो जहां तक इजराइल का सवाल है, अगर वास्तव में देखें, इजराइल से सब देशों के संबंध है, चीन के इजराइल से संबंध है, भारत के अपने बहुत अच्छे संबंध है। और ये जो अगर क्षेत्र को देखें, सभी जो बड़ी ताकतें हैं वो सभी देशों से अपने संबंध बरकरार रखना चाहती है, क्योंकि सब बैलेंस करके चलना चाहते हैं। तो भारत भी अपना बैलेंस करके चलता है, चीन भी अपना बैलेंस करके चल रहा है, और रूस तो बहुत, मैं कहूंगा एक तरह से एक प्लेयर हो गया है पूरी इस क्षेत्र की पॉलिटिक्स में। रूस और चीन मिलकर के एक दूसरा खेल यहाँ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि कैसे अमेरिका का वर्चस्व यहाँ पे कम किया जाए और हमारी पैठ यहाँ पर बढ़े। तो सभी देश लगे हुए हैं कि कैसे इस क्षेत्र पर, जो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है न सिर्फ एशिया के लिए बल्कि दुनिया के लिए, कैसे यहाँ की जो पॉलिटिक्स है, जो चेंजिंग पॉलिटिक्स है, उसमें अपना वर्चस्व बरकरार रखें। जी, और इसके साथ साथ एक जुड़ा हुआ सवाल है कि पैलेस्टाइन, यहाँ पे फिलिस्तीन मौजूद है, जिसकी इस बार कोई चर्चा नहीं हुई है। इस हैसियत से ये इस बार की जो यूएई और इजराइल की डील है, वो पिछले दो अरब इजराइल समझौते से अलग है। यानी कि इजिप्ट का एक समझौता हुआ जब इजराइल के साथ, जिसके तहत सिनाई पेनिनसुला को इजिप्ट को वापस किया गया, वेस्ट बैंक और गाजा में ऑटोनमस सेल्फ गवर्निंग बॉडी बनाने पर सहमति हुई। दूसरे जब जॉर्डन के साथ समझौता हुआ इजराइल का, और उसमें एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की स्थापना के लिए तैयार हो गया इजराइल। इन दोनों में पैलेस्टाइन का जिक्र है, इसमें पैलेस्टाइन का कोई जिक्र नहीं है। इस नाते से ये बिल्कुल अलग एक किस्म का समझौता है, जहां यूएई सिर्फ अपने राष्ट्रीय हित की बात कर रहा है। इसलिए शायद भारत ने इसका स्वागत किया है। भारत और पैलेस्टाइन की दोस्ती रही है हमेशा से। ये इक्वेशन कैसे बदलता हुआ दिखता है? तभी कहा जा रहा है कि गद्दारी हुई है फिलिस्तीन के साथ में और उस कॉज को छोड़ दिया गया है। इसको पैलेस्टाइन की पोजीशन को कैसे आप आंकते हैं यहाँ पे? जो सिर्फ एक जो जिस चीज को लेकर के तूल दिया जा रहा है कि इजराइल ने कहा है कि वेस्ट बैंक में वो एनेक्सेशन करने की जो प्रक्रिया है, उस पर कब्जा करने की प्रक्रिया, उस पर से वो थोड़ा
अभी रुक करके काम करेगा, रुक करके जी चलेगा। सिर्फ बात इतना भर पैलेस्टाइन के बारे में इसमें कहा गया और कुछ नहीं कहा गया। तो मैं कहूँगा एक तरीके से फिग लीफ जो यूएई को मिली है वो इतनी भर फिग लीफ मिली है, इसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। और यही बात को लेकर के जो प्रश्न जो ईरान उठाता है या तुर्की उठाता है तो उनको बल मिलता है। और तुर्की और ईरान बड़े जोरों से इस डील के बाद जो अगर आप आगे देखें समस्या ये आने वाली है, तुर्की और ईरान जैसी जो शक्तियां हैं वो जोर जोर से आगे आकर के अब आने वाले समय में बोलती हैं। और जो पूरा जो एक इस्लामिक क्षेत्र है वहां जो उबाल आता है, जो प्रश्न पूछा जाता है कि किन देशों ने फिलिस्तीनियों का जो हित है उसको दरकिनार कर सिर्फ अपना आगे देखा, अपना भविष्य देखा और ये समझौता कर लिया। तो जो ये पॉलिटिक्स खेली जाएगी ये वास्तव में तुर्की और ईरान जैसे देश इस बात को लेकर के खेलेंगे कि कैसे पैलेस्टाइन को बिल्कुल एक तरह से दरकिनार करके कुछ शक्तियों ने मिलकर के एक समझौता, फर्जी समझौता आपस में कर लिया। और वो लगातार ऐसा कह ही जा रहे हैं, बार बार जो उनका अटैक इस पर है इसी पर है। तो अर्दोगान जो बिल्कुल स्पष्ट आकर बोलते हैं कि यूएई से हमें संबंध तोड़ने पड़ेंगे। और अर्दोगान काफी समय से देखिए, अगर जो झगड़ा चल रहा है मिडिल ईस्ट में, किस चीज का चल रहा था, अरब स्प्रिंग से शुरू होकर झगड़ा हो रहा था कि किस तरीके से जो अरब स्प्रिंग में मुस्लिम ब्रदरहुड आगे आकर के बढ़ा है, जो आवाम जो अपने को आवाम की आवाज बोलता था, क्षेत्र में आवाम की आवाज हुआ है, उसको कैसे दबाया जाए, ये कई देशों का जो मॉनर्कीज थी उनका प्रयास रहा था। तो उनके हाथ एक तरीके से ये विडंबना है कि कई लोग कहते हैं कि उनके हाथ जो एंटी पीपल फोर्सेस है, आवाम के खिलाफ जो फोर्सेस हैं, उनके हाथ मजबूत किए गए हैं इस पूरे समझौते के द्वारा। तो ये बड़ा एक दिलचस्प पॉलिटिक्स का एक समय आया है मिडिल ईस्ट में। आगे देखिए इसमें होता क्या है, क्योंकि ये जो मैं कह रहा हूँ जो ट्रायम्विरेट बन रहा है, तुर्की, ईरान और जो बाकी गल्फ स्टेट्स का आपस में जो एक रस्साकशी अब शुरू हो गई है, ये और गहन होती जाएगी। यूरोप, रूस, चीन सब जो है इसमें अपने हाथ धोने को तैयार बैठे हुए हैं। कैसे उनको फायदा मिले, कैसे इस क्षेत्र की पॉलिटिक्स से वो मिल करके क्षेत्र के बारे में चिंता लोगों को कम रहेगी, लेकिन कैसे अपना उल्लू सीधे किया जाए, कैसे एक दूसरे को काउंटर किया जाए, ये खेल ज्यादा देखने को मिलेगा। तो जो इस्लामिक देश हैं, जो वो एक दुनिया, उसमें साफ तौर पे एक बंटवारा नजर आ रहा है, खास करके इस फैसले के बाद वो और बटी हुई है। अब जो एक ब्लॉक दिखता है जो सऊदी अरब के साथ है, और सऊदी अरब के साथ होने के नाते वो अमेरिका के करीब जा रहा है, और एक दूसरा ब्लॉक है, इसमें पाकिस्तान का हाल में जो डेवलपमेंट हुआ उसको भी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान सऊदी अरब को पहली दफा, जो उसका सबसे बड़ा क्रेडिटर है, जहां से लगातार उसे पैसे मिलते रहे, उनको वो एक तरह से शाह महमूद कुरैशी आंखें दिखा रहे थे और कह रहे थे कि आप फैसला लें वरना हम ओआईसी को बांट देंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि आर्मी चीफ बाजवा वहां जाते हैं बात को संभालने के लिए। तो पाकिस्तान ये किस शय पे कर रहा है? पाकिस्तान क्या ईरान की तरफ बढ़ने की कोशिश में है? सऊदी अरब से उसकी दूरियां, क्या वो इसको अफोर्ड भी कर सकता है दूरी को बढ़ाना, क्योंकि वहां से उसको बहुत पैसे मिलते रहे? तो ये जो बंटवारा है उसमें पाकिस्तान की जो जगह है वो कहाँ है अभी? देखिए, पाकिस्तान दोनों तरफ खेलेगा। वो सऊदी अरबिया के साथ भी खेलेगा, ईरान के साथ भी खेलेगा, चीन के साथ भी खेलेगा। उसका मुख्य उद्देश्य है कि किस तरीके से जो कश्मीर मुद्दा है उसको जिंदा रखा जाए, उसको इंटरनेशनलाइज किया जाए। और अगर आप देखें जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट आया था, वो भी 5 अगस्त के आसपास उनका भी स्टेटमेंट आया था। इमरान खान ने जो है घोषणा करके नक्शा बदल डाला और कश्मीर के जो भारत में हिस्से हैं उनको पाकिस्तान का बना डाला, लाइन खींच करके कि ये पाकिस्तान का वर्चस्व है। तो बहुत अच्छा है, उन्होंने जितना नक्शे पर लाइन खींच करके जिस चीज को जिस हिस्से को अपने मिलाना चाहे मिला लीजिए, लेकिन पहले जिन हिस्सों पर आप काबिज हैं उन पर तो गवर्न करना सीख लीजिए, उन पर तो पहले एक अच्छा गवर्नेंस दे दीजिए, उसके बाद आगे बात करिए। तो पाकिस्तान का तो जो मैं इस समय जो स्थिति है कि बहती गंगा में वो भी हाथ धो लेगा। जो ये आजकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस क्षेत्र में, जहां हर देश अलग अलग दिशाओं में थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए कोई भी स्टैंड लेकर के किसी तरफ भी चल पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उसने जब देखा कि इंटरनेशनल ऑर्डर थोड़ा ब्रेकडाउन की तरफ है, अच्छा मौका है एक इश्यू को रेज करने का। और अगर इस वक्त
ये इशू उठाया जाए। ओआईसी तो सऊदी अरेबिया भी थोड़ा एकदम से, सऊदी अरेबिया ने एक तरफ से डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन बाजवा चले गए उनके साथ। पाकिस्तान ने दोनों तरफ बात की है, बाजवा को वहां भेजा, जो वास्तव में जो आर्मी का पाकिस्तान पर कंट्रोल है वो आर्मी का है। तो आर्मी जो कहती है उसका ज्यादा दम है, तो बाजवा फौरन सऊदी अरेबिया चले गए। लेकिन पाकिस्तान ने साथ ही साथ तुर्की को सिग्नल दे दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो पाकिस्तान हाथ बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ जो तीसरा ध्रुव है जो उभर रहा है उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है कि तुर्की अकेला देश है जिसने कश्मीर मुद्दे पे आवाज उठाई है। तो तुर्की पाकिस्तान के साथ है। तुर्की को कैसे पाकिस्तान आज कहता है कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं, जो ये इस्लामिक जो अल्टीमेट वर्चस्व दुनिया पे आने वाला है उसके कर्णधार आप हो, हम आपके साथ हैं। और अगर आप देखें तो काफी समय से जो तुर्की के जो ऑटोमन एम्पायर का, अगर आप एक सीरियल चल रहा है आजकल ना, अर्तुगरुल कुछ नाम है उसका, बड़ा पॉपुलर हो रहा है, पाकिस्तान में बड़ा पॉपुलर हो रहा है, जो कि दिखाता है कि देखिए ऑटोमन एम्पायर क्या था। तो पाकिस्तान एक तरीके से जो उसकी आइडेंटिटी है वो पाकिस्तान आज तक निश्चित नहीं कर पाया है कि उसकी सऊदी अरेबियन आइडेंटिटी है, भारतीय आइडेंटिटी को अल्टीमेटली तो भारत का हिस्सा थे ना, या फिर उनकी अब एक नई आइडेंटिटी की बात करते हैं कि वो जो ऑटोमन एम्पायर वाली आइडेंटिटी है उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो पहले वो 2 पांव में नाव रखना चाहते थे, आज 3 नाव में पांव रखना चाहते हैं। तो पाकिस्तान की स्थिति तो इस वक्त ऐसी ही है, वो अपनी जिस क्षेत्र में बैठा है उसका लाभ उठा करके जहां से उसको जो फायदा मिलता है वो लेने की आज कोशिश कर रहा है। ये बात सऊदी अरेबिया भी समझता है, तुर्की भी समझता है और सब लोग समझते हैं। और इस बीच में बहुत दिलचस्प एंगल जिस पर आपने बात की कि तुर्की उभर रहा है, किस तरह से तुर्की के राष्ट्रवाद, तुर्की के ऑटोमन एम्पायर पे सीरियल चल रहा है, लोकप्रिय हो रहा है और तुर्की इस इलाके में एक कर्णधार बन रहा है। एक आखिरी सवाल इसके पहले कि इस हफ्ते का इंडियाज वर्ल्ड हम खत्म करें कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो प्रपोजल था कि आर्म्स एम्बार्गो जो ईरान पे लगाया गया उसको और बढ़ाया जाए, उस पर जो यूएनएससी का रुख रहा उसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, एक तरीके से ये एक्सपेक्टेड था कि जो अमेरिका का प्रस्ताव है यूएनएससी में ईरान के खिलाफ आर्म्स एम्बार्गो अक्टूबर के आगे और बढ़ाया जाए, वो सफल नहीं होगा, ये तो सबको मालूम था। लेकिन वो इतनी बुरी तरह से असफल होगा कि वो वीटो स्टेज तक भी नहीं आएगा। उसको सिर्फ एक डोमिनिकन रिपब्लिक का सपोर्ट मिलेगा और किसी भी देश का सपोर्ट उसको नहीं मिलेगा, इसकी अपेक्षा जरा कम थी। पर मेरा सोचना है कि ये जो ईरान के खिलाफ जो एक ट्रंप का एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म रहा है कि मैं ईरान को कंट्रोल करूंगा, मैं किसी भी हालत में ईरान को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, ये उनका एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। इसको ये कमजोर नहीं होगा, इसको और बल मिलेगा इससे, क्योंकि अब जो है अमेरिका जो जोर डालेगा, जो ट्रंप जोर डालेंगे, वो डालने वाले हैं कि जो JCPOA के अंतर्गत जो एक स्नैपबैक मैकेनिज्म था कि जो डील जो सैंक्शंस, डील तो पहले खत्म है, अमेरिका नहीं मानता है, लेकिन अब अमेरिका कहता है कि डील में प्रोविजन है, जिस डील को नहीं मानता है उस डील में प्रोविजन है कि अगर उल्लंघन डील का होता है तो जितने सैंक्शंस उस पहले के लगे हुए ईरान पे, पूरे सैंक्शंस फिर से एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय सैंक्शंस बन जाएंगे, उनको फिर से लागू किया जाएगा। तो अब जो है सिक्योरिटी काउंसिल में ये द्वंद्व अगला आने वाला है। अमेरिका इंसिस्ट करेगा कि स्नैपबैक मैकेनिज्म के तहत सैंक्शंस फिर से वैलिड हो जाते हैं ईरान के ऊपर, क्योंकि उसने यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रखा है, उसने उल्लंघन किया है JCPOA का। बाकी देश कहेंगे जब तुम JCPOA का हिस्सा ही नहीं हो तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये स्नैपबैक मैकेनिज्म किक इन हो सकते हैं, क्योंकि आपको अधिकार नहीं रहा है ये सब बोलने का। तो ये एक झगड़ा चलेगा, लेकिन ट्रंप को फिर से ये सब करके एक और टॉकिंग पॉइंट मिलेगा अपने इलेक्शन के लिए कि कैसे उसने ईरान की कमर तोड़ी है। जी, ये बहुत दिलचस्प है। अमेरिका के चुनाव के पहले किस तरह ट्रंप चीन की कमर तोड़ रहे हैं, कैसे वो ईरान की कमर तोड़ रहे हैं और इसका किस तरह उनको इस चुनाव में फायदा मिल सकता है। और साथ में पश्चिमी एशिया के इस इलाके में बहुत ही दिलचस्प राजनीति उभर रही है, खेमे बढ़ रहे हैं। इस हफ्ते इंडियाज वर्ल्ड में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।